अब इस योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो ये महाकुंभ दिव्यता के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया किस पर नजर है। दरअसल इन सबको लगता है कि एक बार ये अव्यवस्था फैल जाए और इसके लिए दूसरे देश से भी फेक न्यूज फैलाया जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बुढ़े को लाया मैदान में और पूरा उस वीडियोग्राफी कराई गई और उसी एजेंडे के तहत कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम को मैदान में उतारा। और क्यों राहुल गांधी ने अपने एजेंट को ये जिम्मेदारी दी है कि वो भारत के खिलाफ साजिश करें। नमस्कार, कैसे हैं आप? आखिरकार अखिलेश यादव ने भी डुबकी लगा ली। कुंभ पर अफवाह फैलाने का धंधा जारी है, लेकिन डुबकी अखिलेश यादव ने महाकुंभ में नहीं लगाई, चुपके से हरिद्वार में जाकर डुबकी लगाई। तो डुबकी लगाने की भी जरूरत ऐसी कौन सी आन पड़ी थी कि अखिलेश यादव को वहां जाकर के डुबकी लगाना पड़ा। दरअसल अखिलेश को अब तुष्टीकरण के वोट के साथ साथ चिंता अपने यदुवंशी वोटों की भी हो रही है, क्योंकि ये अब एक नैरेटिव चलना शुरू हो गया है कि क्या तुष्टीकरण के वोट के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी रहे अखिलेश यादव समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग सनातन द्रोह पर आतुर हो गए हैं। ये अजीब सा खेल है और इसी खेल को समझने की जरूरत है। अखिलेश यादव ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीर जारी की है और वो तस्वीर इसके बाद है जब इसी अखिलेश यादव ने 2 दिन पहले एक बूढ़े बुजुर्ग का वीडियो जारी किया और जानकारी के मुताबिक योगी पुलिस अब इसकी तलाश कर रही है। 1-2 दिन में यदि ये मिल गया, ये कैसा कुंभ लगा, जय हो योगी बाबा। 1 किलोमीटर से रात में पानी भर के लाए, बुढ़िया गिर के चोट खा गई, किसको जा बतलाए। पानी नहीं है इस सेक्टर में, हमको आप बतलाए। योगी बाबा जी, योगी बाबा जी, जय हो। ये माना जा रहा है कि ये भी एक इस तरह का प्लांटेड वीडियो है और इसी पर सबकी नजर लगी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस वीडियो के बाद लगातार कई ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश की, फैलवाने की कोशिश की और आज जाकर उन्होंने हरिद्वार में चुपके से अंधेरे में उन्होंने डुबकी लगा ली। इस चुपके से हरिद्वार में जाकर के डुबकी मकर संक्रांति पर लगाने की क्या ऐसी जरूरत पड़ी उन्हें कि चुपके से यहां आकर के उन्होंने अंधेरे में एकांत में डुबकी लगाई, ये फोटो जारी करने के लिए। लेकिन कुंभ पर लगातार फेक नैरेटिव जारी है। वो अखिलेश यादव जो कहा करते थे कि मैं नास्तिक हूं, मैं पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता, वो अब सनातन आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। इस अखिलेश यादव के इस फ्रेम ने चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन जब तक ये अफवाहों का गेम चल रहा था, अब इस योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जो ये महाकुंभ दिव्यता के साथ हो रहा है, पूरी दुनिया किस पर नजर है कि धरती के इस सबसे बड़े आयोजन का रहस्य क्या है और कैसे संभव हो रहा है। नागा साधु जब मकर संक्रांति के दिन डुबकी लगाने उतरे तो कुछ तस्वीर ऐसी थी जिसको देख करके पूरी दुनिया दंग रह गई। ये तस्वीर ऐसी थी जिसको देख करके पूरी दुनिया दंग रह गई। लेकिन कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम खैराती पाड़ाओं की अगुवाई में भारत द्रोह और सनातन द्रोह पर उतर गया कि महाकुंभ की जरूरत क्यों है। ये बात अखिलेश यादव भी 2 दिन पहले कह रहे थे, लेकिन डुबकी लगाए हरिद्वार में। ये तस्वीर, ये भव्यता, ये दिव्यता सिर्फ नागा साधुओं की है साहब। मतलब लाखों लाख की संख्या में तो सिर्फ नागा साधु हैं और आपको समाज में या कहीं पर भी नागा साधु कितने दिखते हैं? ये लाखों की संख्या में सिर्फ नागा साधु हैं। तो उसके बाद आम जनों की तस्वीर कैसी होगी, ये चीजें आप और हम बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकली जब इस तरह के खेल हो रहे हों, तब समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता के पापियों ने इस कदर चीनी एजेंडे के तहत महाकुंभ की तुलना चीन से कर दी है। ये वो लोग हैं जो फिर छठ का डाला लेकर के अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए तस्वीरें साझा करते हैं। लेकिन
इस महाकुंभ को किसी तरह से फेल कर दिया जाए, इस महाकुंभ में कोई अव्यवस्था हो जाए, इसकी साजिशें तो हो रही है। लेकिन आप देखिए पत्रकारिता के पाड़ाओं का खेल, आप भौचक रह जाएंगे। जिस चीज को अखिलेश यादव या राहुल गांधी ने शुरू किया, वो उनके खैरात पर पलने वाले पाड़ाओं ने उसे कहां तक पहुंचा दिया है। जरा इसकी भाषा शैली, इसके शब्द विन्यास और तस्वीरों के फ्रेम को जरा समझने की कोशिश। इतनी सटीक गिनती का फॉर्मूला क्या है, किसी को नहीं पता। मीडिया ने इन दावों पर कोई सवाल भी नहीं उठाया। हर जगह हेडलाइन है कि 45 दिन के कुंभ में 45 करोड़ लोग आएंगे। 140 करोड़ की आबादी है भारत की, और उसमें से 45 करोड़ लोग कुंभ आएंगे। किसी को तो सवाल करना चाहिए था। अगर भारत 45 करोड़ लोगों के एक जगह पर आने की मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, तो वही भारत मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कुंभ जैसी कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर सकता? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी कामयाबी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में माहिर होते जा रहे हैं। और उधर चीन ने अपने मैन्युफैक्चरिंग को कुंभ में बदल दिया है। चीन में बने सामानों का विकल्प आज दुनिया के पास नहीं है। चीन ने निर्यात के क्षेत्र में जो हासिल किया है, कहा जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी भी देश ने इस तरह से हासिल नहीं किया। इतनी अब देखिए इन चीनी दलालों के खेल को, अपने आका को खुश करने के लिए किस तरह से इस महाकुंभ को फेल्योर साबित कर देना चाह रहा है। क्योंकि दुनिया में चर्चा सिर्फ भारत के इस महाकुंभ की हो रही है कि आखिर भारत ऐसा आयोजन कैसे कर सकता है। मतलब एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए यदि मक्का मदीना में भीड़ लगती है तो इसकी चर्चा होती है। लेकिन आप सोचिए कि कैसे ये खेल हो रहा है और कैसे इस महाकुंभ के फेल्योर के लिए दावा तो पिछली बार भी किया गया था कि मकर संक्रांति के दिन 2.5 से 3 लाख लोग आए थे। लेकिन इस बात को लेकर के कि ये कैसे संभव है, ये पूरा एजेंडाबाज गैंग कह रहा है कि ये संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये किसी भी हाल में संभव नहीं है कि महाकुंभ में इतनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएं। अब सवाल ये है कि इस तरह की बेबसी क्यों है, इस गैंग की इस कदर की इस तरह की बेबसी क्यों है कि ये लोग इस बात को मान की नैरेटिव फैला रहे हैं, इस बात का फेक न्यूज फैला रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ ही नहीं सकते, झूठ बोला जा रहा है। और उसके बाद कुंभ की आस्था पर भी सवाल कर रहे हैं। दरअसल इन सबको लगता है कि एक बार ये अव्यवस्था फैल जाए, और इसके लिए दूसरे देश से भी फेक न्यूज फैलाया जा रहा है कि भगदड़ मच गई है। तो यहां तक यह भी फैला दिया गया कि उसमें कुछ गंगा संगम में कोई वायरस फैल गया है जिससे बीमारी हो रही है। यह अलग बात है कि इस तरह की चीजों को लेकर के जो ये फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, इस तरह की चीजों को लेकर के अलग से खेल शुरू हो गया। इन सब पर हंटर चलना शुरू हुआ, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और उसके बाद इन सब से कह दिया गया है कि आपके हाल क्या होने हैं। दरअसल जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की पुलिस काम कर रही है, इन सब की बेचैनी बढ़ रही है। अब आप देखेंगे इन पाराओं की परेशानी मूलतः किस बात को लेकर के है। ये तस्वीरें देख करके, ये सफलता देख करके ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने डिजिटल भारत का मजाक उड़ाया था। आपको याद होगा पी चिदम्बरम ने संसद में अंदर में कहा था कि यहां पर तो लोगों के पास घर नहीं है, वो वाईफाई की सुविधा नहीं है, तो कहां जाकर के वो कैसे जाकर के वो टमाटर कैसे खरीदेगा, प्याज कैसे खरीदेगा ये 2 रुपए 3 रुपए में। वो सब मजाक बना रहा है। इस पारा ने भी इस देश में दंगा कराने की कोशिश की थी कि आपको अपने पैसे के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, आपको विद्रोह कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सबको उसी समय गिरफ्तार करके डिटेन किया जाना चाहिए, जब इन सब ने एक नैरेटिव बनाया था कि इस देश में अपने जब नोटबंदी हुई थी तो इन सब ने इस देश में विद्रोह कराने की साजिश की थी कि आप अपने पैसे निकालने के लिए लाइन में आपको क्यों लगना पड़ रहा है। ये भूल गए कि जब इसकी आका की सरकार थी तो बैंक में टोकन लेकर के किस तरह से लाइन लगना पड़ता था। लेकिन इन सब ने दंगा कराने की कोशिश की, डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाया, पकौड़ा बेचने का मजाक उड़ाया। आज ये सब महाकुंभ का मजाक उड़ा रहे हैं। कोई सनातन भारत ऐसे ऐसे माफियाओं को, चीनी माफियाओं को कैसे माफ कर सकता है। दरअसल इन सब की बेचैनी मकर संक्रांति के दिन की तस्वीरों से होने लगी। मकर संक्रांति के दिन की जो तस्वीरें कुंभ से आई,
इसने इन सबको बेचैन कर दिया। अब कल्पना कीजिए कि ये तस्वीर मकर संक्रांति की है, सुबह सुबह, और इनको इस बात की तिलमिलाहट है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे आ सकते हैं। ये महाकुंभ की तस्वीर है, ये महाफ्रेम है, और ये उस समय की तस्वीर है जब पहले दिन नागा साधुओं को विशेष रूप से इसमें आने की इजाजत थी। ये बेचैनी इस कदर इन सब की हो गई है कि तिलमिलाहट इस कदर हो गई है कि चाहते किसी भी ढंग से कुंभ में के आयोजन में अव्यवस्था फैल जाए। ये वही लोग हैं जिनने सालों तक इस तरह की फेक नैरेटिव बनाई, जातिवाद के एजेंडे से, दलित एजेंडे से, जब तुष्टीकरण का एजेंडा इन सब का फेल हो गया। अब ये इस देश को जानने की जरूरत है इस बात को लेकर के कि आखिर ये सब इस स्तर के फरेब कैसे करते हैं। आपको ये देखना चाहिए कि क्या कुछ कैसी व्यवस्था हुई है। जो लोग प्रयागराज से लौट करके आए हैं, जिन लोगों ने वहां देखा, ये तस्वीर देखिए, ये दिव्यता और भव्यता देखिए कि कैसे सुचारूबद्ध तरीके से, मतलब इतनी भीड़ को हैंडल किया जा रहा है। दरअसल ऐसी भीड़ में अव्यवस्था कई बार हो जाती है, भीड़ की का कोई अपना चरित्र नहीं होता। ये सब के सब दरअसल इंतजार इसी बात को लग कर रहे हैं कि किसी ढंग से कोई अव्यवस्था हो जाए, किसी भी तरीके से। कि कितने सारे पीपा पुल इस तरह के बनाए गए हैं आम जन की सुविधा के लिए। यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं, यहाँ कोई वैश्य नहीं, यहाँ कोई क्षत्रिय नहीं, इसमें कोई शूद्र नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर यह खेल भी हो रहा। अब आपको इंटरेस्टिंग ये देखा कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो गया एक जर्नलिस्ट के खिलाफ। उसने फेक न्यूज फैलाया था और फेक न्यूज में कहा था कि 11 डिवोटी की डेथ हो गई है, मौत हो गई है। फेक न्यूज का मामला यही नहीं रुका साहब, आप चौंकेंगे कि फेक न्यूज का सिलसिला जारी है। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी जो है हो चुकी हुई है, और बाहर के देशों से फेक न्यूज फैलाने वाले लोग जो हैं उन सब पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। ये देखिए, एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम आपको ये दिखाता हूं। ये राकेश यादव आजमगढ़िया हैं। कुंभ स्नान में 11 श्रद्धालुओं की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। आपातकालीन आईसीयू कैंप में मरीजों से खचाखच बड़े हुए हैं। ये श्रीमान जी, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। ये बाहर से इस तरह के जो फेक न्यूज फैला रहे थे। आज मेरे एक जानकार का मैंने पोस्ट देखा फेसबुक पे, उन्होंने इसी ढंग का कि वायरस फैल गया है और उस वायरस से गंगा नदी संगम दूषित है, इस तरह का डर फैलाया जा रहा है। और हमने उनको मैसेजिंग ये सोचा कि कर दूं, फिर लगा कि इन लोगों को बुरा लग जाएगा कि चलो यूपी पुलिस की नजर इन सब पे खुद ब खुद जाएगी और उसके बाद इन सब के कारनामे, इन सब की जो है लंगोट खोली जाएगी। दरअसल ये पूरा खेल हो रहा है कि ये इस कुंभ का जो महिमा मंडन हो रहा है, इस कुंभ की जो आमतौर पे क्या होता है, लोग शिकायत करते हैं, अव्यवस्था के लोग शिकायत करते हैं, लेकिन कुंभ में लोग, जो लोग देख रहे हैं, जो रेगुलर कुंभ जाते रहे हैं, उन सबको इसकी दिव्यता से बेहद प्रभावित है, इस आयोजन से, योगी आदित्यनाथ से। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बूढ़े को लाया मैदान में और पूरा उस वीडियोग्राफी कराई गई, और उसी एजेंडे के तहत कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम को मैदान में उतारा, क्योंकि उसे तो ये फायदा होगा कि चलो जो सनातन द्रोही हैं उसके जो व्यूअर्स हैं वो देखेंगे, उसकी कमाई हो जाएगी। लेकिन इससे एक फसाद फैलाने की, भारत को बदनाम करने की साजिश है कि भारत सांप बिच्छुओं का देश है और इसी तरह के डपोर संघ की चीजों में भरोसा करता है। ये दरअसल सही मायने में भारत की आस्था पर चोट है। यही चिरकुटों की टोली क्या मक्का मदीना में जुटने वाले भीड़ पर कोई सवाल कर सकता है? इस बात को समझिए। मुझे लगता है इसीलिए इन सब पे कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल इन सब की बेचैनी इस बात को लेकर है कि भारत का दुनिया में इस महाकुंभ को लेकर के बड़ी चर्चा हो रही है। अब आप इस दो फ्रेम को जरा समझने की कोशिश कीजिए। विश्व पर्यटन में भी महाकुंभ की बराबरी नहीं कर सकता, विश्व पर्यटन भी महाकुंभ की बराबरी नहीं कर सकता, ये पूरी चीजें कही जा रही है। यरूशलेम से कुछ लोग आए हैं और वो मिट्टी ले जा रहे हैं यहां से। उनने कहा कि पवित्रता इतनी है महाकुंभ की कि हम यरूशलेम के मिट्टी में भारत के संगम की मिट्टी मिलाना करके उसे, वहां की मिट्टी को पवित्र करना चाहते हैं। यरूशलेम की मिट्टी में होगा मिलन। अब ये क्यों ही नहीं हो रहा है? इस तरह का जो भारत, इस तरह के जो सनातन का जो जयघोष पूरी दुनिया में हो रहा है, बेचैनी इस बात को लेकर है। महाकुंभ 2025 में टूट गई ये मुगल कालीन परंपरा। अब दरअसल देखिए कि योगी क्यों योगी से बेचैनी है। अब आपको याद होगा, हम लोग अक्सर कहा करते थे ये परंपरा क्या क्या है, ये परंपरा, मुगल परंपरा क्या क्या थी। दरअसल मुगल परंपरा ये थी कि कहा जा रहा है कि कुंभ में जो शाही स्नान कहा जा रहा था उसे अमृत स्नान कहा गया। आमतौर पर देखेंगे कि हम लोग बचपन से सुनते रहे ये शाही स्नान है, कुंभ में जो है शाही स्नान
जो है वो किया जा रहा है। उस शाही स्नान का नाम योगी आदित्यनाथ की सलाह ने अमृत स्नान कर दिया है। बेचैनी इस बात को लेकर के पेशवाई का नाम दिया जाता था। पेशवाई मतलब कहां से जो है इनकी एंट्री होगी नागा साधुओं की, उसे छावनी प्रवेश का नाम दे दिया गया है। तो ये जो मुगल काल, सोचिए महाकुंभ में इस फारसी और उर्दू शब्द शाही स्नान, शाही से क्या तात्पर्य है? ये मुगल कालीन शब्द जो हैं उर्दू फारसी के शब्द से इस एक तरह से समझिए कि सनातन के परंपरा को एक तरह से अपमानित करने का खेल था। योगी आदित्यनाथ ने उन सब चीजों का खात्मा कर दिया है और इस भव्यता और दिव्यता के आयोजन में जो चीजें सामने आ रही है उससे इन सब की बेचैनी है। वहां ये देखा जा रहा है कि किस तरह से काबिल से जो लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ढपोर संखी है, ये बाबाओं के दौर का है, उसमें इस ये युवक सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। ये आईआईटी मुंबई से पास आउट हैं और इनका वीडियो मुझे लगा कि सबसे ज्यादा यूट्यूब पे है। मैं जानबूझ के दिखा नहीं रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि वीडियोग्राफर जो जिसका वीडियो है ये इससे भी ज्यादा किसी यूट्यूबर ने शानदार इंटरव्यू किया है इसका। ये जो संत बन गए हैं ये कनाडा, अमेरिका सब जगह काम करके लौट चुके हैं। आईआईटी से मुंबई आईआईटी के इंजीनियर हैं और माता पिता के इकलौते बेटे। इस युवक ने पूरी तरह से अपने आप को संत परंपरा में ढाल दिया। चेहरे पर आप इस युवक के तेज को देखिए, आपको मतलब आप इस युवक के तेज से स्वतः समझ में आ जाएगा मामला क्या है। और ज्यादातर आजकल प्रेमानंद बाबा जी के दरबार में भी जो देखता हूं ज्यादातर आईआईटीएन हैं, सीए हैं, बैंक पीओस का काम छोड़ छोड़ करके लोग आए हुए हैं। ये सनातन आस्था का, ये दुनिया में बढ़ते सनातन के प्रभाव का, उसके यशगान का समय है। और इसीलिए एक तरह से ऐसा लग रहा है कि चीनी एजेंट के रूप में, चीनी दलाली के रूप में भारत का जो एकाएक दुनिया में, क्यों भारत ने कहा कि हम 5 ट्रिलियन जा रहे हैं, हम दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनने की कोशिश है, इसमें सबसे ज्यादा बेचैनी अभी चाइना को है, आने वाले समय में अमेरिका को भी होगी। तो ये पूरा प्रयास भारत की उपलब्धि कैसे हासिल करेगा? अब इस बात को समझिए कि जिन लोगों ने अयोध्या के लिए बार बार कहा कि अयोध्या में फुटबॉल मैदान बना देना चाहिए, स्टेडियम बना देना चाहिए, वो अयोध्या भारत के अर्थतंत्र को मजबूत करने का सबसे बड़ा केंद्र हो गया है। ये जो काशी विश्वनाथ है वो अर्थतंत्र को मजबूत करने का बड़ा केंद्र हो गया है। एक हज यात्रा से मक्का मदीना का जो है कुछ सालों का जो है जीडीपी चलता है, उसका पूरा उसका अर्थतंत्र उससे चलता है। अब सोचिए एक अयोध्या इतना प्रभावशाली हो गया है कि एक अयोध्या में इतने लोग एक साल में आए कि बताया जा रहा है कि आज तक के जोड़ में इतने लोग नहीं आए। पूरे इस 1 जनवरी को जो लोग गोवा और दूसरे जगह जाया करते थे, कहा जा रहा है कि वो सब के सब अयोध्या में थे, इसीलिए पर्यटक वहां दिखाई नहीं दिए। अब ये प्रयागराज का जो महाकुंभ है वो दुनिया को एक मैसेज देगा कि प्रयागराज, काशी विश्वनाथ, अयोध्या धाम और मथुरा वृंदावन के मायने क्या हैं। ये भारत के अर्थतंत्र को, भारत के जो इसकी आस्था तंत्र को इस कदर मजबूत करेगा। या सोचिए कि प्रयाग में कहा जा रहा है कि दातून बेचने वाले जो है वो साल भर की कमाई अपनी कर लेंगे, वहां पर चाय बेचने वाले 2-2, 3-3 साल की अपनी कमाई जो है वो कोटा पूरा कर लेंगे। ये रोजगार का एक बड़ा साधन आस्था के साथ है। इससे भारत का अर्थतंत्र मजबूत हो रहा है, भारत का आस्था तंत्र मजबूत हो रहा है, दुनिया में भारत का गौरव गान हो रहा है। भारत दुनिया के लिए एक ऐसा विषय हो चुका है कि इसे जानने समझने की जिज्ञासा बढ़ रही है, जिसके कारण दुनिया भर के लोग आस्था से कह लीजिए, पर्यटन के उद्देश्य से कह लीजिए, भारत आएंगे, भारत की वीजा के लिए जोर आजमाइश करेंगे। और यही भारत के चीनी दलालों की बेचैनी है, यही भारत के इन गुंडों की बेचैनी है। और यही वजह है कि पूरा वर्ग इसमें लग गया है कि उन्हें भारत से लड़ना है। आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों इन सबको भारत से लड़ना है। तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ये कहते हैं कि हमें भारत से लड़ना है, और क्यों राहुल गांधी ने अपने एजेंट को ये जिम्मेदारी दी है कि वो भारत के खिलाफ साजिश करें। आपको रवीश पारा की उस वीडियो को देखने के बाद राहुल गांधी के इस वीडियो को जरूर समझना पड़ेगा कि क्यों भारत द्रोही इसमें लग गए हैं। ये कुंभ में जो भारत का जो गौरव गान होना है वो इतनी बड़ी लकीर खींच देगा कि आप कल्पना से परे होगा। योगी का कद इतना बड़ा कर देगा कि भविष्य में सालों साल तक ये जो सो कॉल्ड विपक्ष है वो
नस्ते नाबूद हो जाएंगी। और ये क्यों इस कदर बौखलाहट है, ऐसे हम आज 10:30 बजे सतीश जी के साथ इसकी बहुत गहराई से इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये वीडियो वायरल है तो इसे जरा समझिए कि क्यों राहुल गांधी ने अपने खैरातियों को इस एजेंडे में लगाया है। जो लोग खुद कहते हैं कि हमें भारत से लड़ना है, उन जिनका and the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. And the capability. अब क्या इससे ज्यादा कुछ कहने के लिए रह जाता है? सुनिए एक बार। And the capability to stop them. I'd like to say that we are now fighting the BJP, the RSS, and the Indian state itself. And the पहले इसे मां दुर्गा से लड़ना था, शक्ति से, सनातन शक्ति से। अब भारत से लड़ना है। तो ये समझ में आ जाता है कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं और अपने एजेंटों को, अपने खैरातियों को उन्होंने क्या सुपारी दे रखी है। राहुल गांधी यूं ही नहीं कह रहे कि हमें भारत से लड़ना है, इंडियन स्टेट से लड़ना है, भारत राज्य से लड़ना है, भारत सरकार से लड़ना है। इंडियन स्टेट विचारधारा से नहीं है, विचारधारा से आगे बढ़ गए हैं वो। और यही वजह है कि उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि हमें शक्ति से लड़ना है। दुर्गा पूजा के दौरान हमें उस शक्ति से लड़ना है। आज वो भारत से लड़ने की बात कर रहे हैं। ये नफरत में कहां जा रहे हैं ये समझ में आ रहा है। इसीलिए अपने खैरातियों को उन्होंने नए नए ढंग की सुपारी दे रखी है। और जब ये लोग कहते हैं ना कि ईवीएम हैक हो गया जी, सरकार ने ईवीएम हैक कर लिया, दरअसल इन चीजों को, इन फैक्ट को समझ नहीं पाते। नायक बनने के लिए नायकत्व तो चाहिए होता है। आप अपने ही देश के खिलाफ साजिश, अपनी संस्कृति के खिलाफ साजिश करके नहीं कर सकते। राहुल और उनका पूरा इकोसिस्टम इसी एजेंडे में लग गया है। सनातन द्रोह, भारत द्रोह, मतलब भारत में ही रह करके भारत से द्रोह, सनातन आस्था में सनातन से द्रोह। और उसके बाद ये कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया। इन्हें गाल पर झन्नाटेदार थप्पड़ फारूक अब्दुल्ला के बेटे लगाते हैं और जम्मू कश्मीर में अपनी जीत पर कहते हैं कि चुनाव इतना भव्य, इतना बेहतरीन हुआ। ये क्यों लगता है कि ईवीएम हैक हो गया? जरा एक और तस्वीर आपको जोड़े, वीडियो विराम से पहले एक और तस्वीर के साथ छोड़े जा रहा हूं। प्रियंका वाड्रा और नरेंद्र मोदी की एक वीडियो को क्लब करके मैंने लाया है। जरा इसे समझने की कोशिश कीजिए इस वीडियो को। अभी जब भाजपा के मुख्यालय में प्रधानमंत्री आए थे तो रिपोर्टर्स जो हैं वो रात में आमतौर पर इंतजार करते हैं, कैमरा पर्सन तो विशेष रूप से रहता है। प्रधानमंत्री जब वहां उतरे बीजेपी मुख्यालय में, दिल्ली में चुनावी घोषणा, मतलब दिल्ली सीटों की घोषणा होनी थी 29 लोगों की। कैमरामैन वहां पर थे, प्रधानमंत्री मुख्यालय में पहुंचे। उन्होंने रिपोर्टर्स और कैमरामैन को देखा कि वो इस दिल्ली की करकराती ठंड में खुले आसमान के नीचे इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरे और वहां नहीं गए, वो सीधे मीडिया कर्मियों के पास आए और संवाद किया। उसी के आगे प्रियंका वाड्रा का भी है। प्रियंका वाड्रा भी को कवर करने के लिए भी मीडिया कर्मी है और कांग्रेस के एक वफादार नेता के चैनल के वफादार पत्रकार टकरा रहा है। दोनों के बॉडी लैंग्वेज और भाव को समझिए, तब समझ में आएगा कि ईवीएम कैसे हैक होता है। आप सबको 2000
सबको 2025 की बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी थैंक यू आप सर। सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर Thank you, संक्रांति sir. की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। हाँ, नहीं कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। अब देखिए पीएम गाड़ी से उतरते हैं और मीडिया कर्मियों की तरफ आते हैं, जो हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन करकराती ठंड है और कहते हैं अपने आप को संभालिए क्योंकि दिल्ली की ठंड बहुत तेज है। ये खुद 74 साल के बुजुर्ग हैं और इनके अंदर का तेज देखिए, और ये खुद आते हैं सामने आकर के फिर अपने स्टाफ से कहते हैं कुछ व्यवस्था कीजिए। मतलब मुझे लगता है कि स्टैंड या किसी ऐसी ढंग की, चूंकि वो सामने विधायक क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा कुछ व्यवस्था कीजिए इन लोगों के लिए भी। लेकिन आगे प्रियंका वाड्रा का वीडियो है। तो कांग्रेस मुख्यालय से निकल रही है, मीडिया उनका इंतजार कर रहा है। प्रियंका जी, दिल्ली में मुख्य मुकाबला किससे है कांग्रेस पार्टी का? कमाल है यार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही का भी इंतजार कर रहा था। करते रहे। सुना आपने, ये कांग्रेस के एक वफादार के चैनल का एक वफादार रिपोर्टर जो है आमतौर पे, और पूछ रहा आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो बोले करते रहिए। इसको फिर से पूरी चीजों को, दोनों वीडियो को, बहुत छोटा 39 सेकंड का है, जरा सुनिए फिर से। आप सबको 2025 की बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी थैंक यू आप सर। सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर Thank you, संक्रांति sir. की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। हाँ, नहीं कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। फिर इस वीडियो को भी देखिए। प्रियंका जी, दिल्ली में मुख्य मुकाबला किससे है कांग्रेस पार्टी का? कमाल है यार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ही का भी इंतजार कर रहा था। करते रहे। अब भाव देखिए, मुझे लगता है चुल्लू में भर पानी में डूब मर जाना चाहिए ऐसे ऐसे खैरातियों की, जो यास लगाए बैठे हुए अपने। दरअसल एक मानसिकता है, राजा वाली मानसिकता। ये एक मानसिकता है कि आज भी इन्हें लगता है कि देश उनकी बपौती है। और जब राहुल गांधी इस तरह की बातें करते हैं ना, जब राहुल गांधी ये बातें करते हैं ना कि हमें एक स्टेट से लड़ना है, पहले वो आरएसएस से उन्हें लड़ना था, नरेंद्र मोदी से लड़ना था, भारत से इन्हें लड़ना है। दरअसल इन्हें लगता है कि इस देश पर कब्जा, इस देश के राजा वो हैं, इस देश के शासक वो हैं, बाकी लोग गुलाम है, इसीलिए दूसरे के हाथ में हमारे गुलामों ने यदि सत्ता दे दी है तो हमें छीनना है, इसीलिए भारत स्टेट से लड़ना है। एक तरफ राहुल गांधी भारत स्टेट से लड़ने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने पिस्सुओं को, अपने खैरातियों को उन्होंने सनातन और भारत के खिलाफ साजिश के लिए मैदान में उतारा है, जो महाकुंभ को कलंकित करने के एजेंडे में है। मुझे लगता है कि एक दौर अब आना चाहिए, जब सब कुछ हो रहा है तो इन भारत द्रोहियों पर सख्ती से कार्रवाई होने का अब समय आ गया है। कब तक कोई मैग्सेसे बन करके भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश रचता रहेगा? ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद,